दोस्तों नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आज है हमारा सीजी टेट का क्वेश्चन, 2026 का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिक अन्वेषण के चरणों का सही क्रम क्या है। ठीक है, अन्वेषण का मतलब होता है प्रकार से खोज करने की विधि, जहाँ पर बच्चे अलग अलग तरीके से खोज करते हैं। ऑप्शन में जाओगे ना, देखो पहले ही ऑप्शन में लिखा है निष्कर्ष। अगर वो पहले ही निष्कर्ष निकाल लेगा, अगर पहले ही रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वो खोज क्यों क्या करेगा फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये ऑप्शन। सेकंड है परिकल्पना बनाना, यानी कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, यानी कि आप एक प्रकार से सोच बनाने के बाद हम किस प्रकार से उस पर काम करते हैं, फिर हम परिकल्पना करेंगे कि वो आगे कैसे होगा, अगर मैं ये करूँगा तो वो कैसे होगा, वो परिकल्पना। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन सही लग रहा है कि समस्या का पहले पहचान करेंगे, फिर हम परिकल्पना करेंगे कि यार मतलब पहले तो समस्या मिल गया, फिर हम उस पर क्या कर सकते हैं, फिर जो आंसर्स या फिर जो सॉल्यूशंस हमने निकाला है उसका हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, और परीक्षण करने के बाद लास्ट में क्या निकाल लेंगे, हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, क्योंकि पहले ही इसमें क्या ले लिया है, परीक्षण कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं कि संज्ञान से हमें क्या तात्पर्य है। संज्ञान, संज्ञानात्मकवादी सोच, यानी कि जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं। संज्ञान का मतलब, संज्ञान जो है सधन ज्ञान से मिलकर बना है, आप सभी को पता है, एक प्रकार से विज्ञान की बात करता है। केवल रटने की शक्ति, सीडीपी के हिसाब से एक नेगेटिव वर्ड, इसे मैं हटा देता हूँ। केवल शारीरिक विकास, ये डेवलपमेंट के जोन में ही नहीं आता। संज्ञान का मतलब ही हमारा मानसिक विकास संक्रियाओं से होता है, तो शारीरिक विकास वाले टर्म को हटा देंगे। बाहरी व्यवहार में परिवर्तन, यदि उसके आंतरिक व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये गलत डेफिनेशन है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है, जिसमें मानसिक संक्रियाएं, सोचना, समझना और याद रखना, ये इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जो इस साल के शिक्षक मतलब कि शिक्षक भर्ती में ऐसे क्वेश्चंस आने को देखने को मिल सकता है जहां पर हमारे पास एक निर्देश हो, एक डायरेक्शन हो और एक असर्शन हो। ठीक है, असर्शन और एक रीजनिंग हो। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, भूख, प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हाँ ठीक है, भूख, प्यास, नींद, काम, ये जो है ये एक आदमी के लिए एक आवश्यक चीज़ हो सकता है, तो कथन जो है वो सही है। मानव व्यवहार केवल जन्मजात जैविक प्रकृतियों से ही संचालित होती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है कि एक वर्ड मिल गया मुझे, केवल। केवल कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये केवल जन्मजात पर बात कर रहे, नहीं। एक व्यक्ति जो है अगर उसके अंदर एक जन्मजात है, अगर एक बायोलॉजिकल है, तो याद रखिएगा एक बाहरी पर्यावरण का जो फैक्टर है ना वो भी काम करता है। ज़रूरी अब मर्सिडीज़ में बैठना या फिर बड़े अच्छी गाड़ी को चलाना ये हमारा जन्मजात तो नहीं है, ये हम बाहर से अर्जित करते हैं कि हमें इस प्रकार की इच्छाएं भी, इस प्रकार की चीज़ें की ज़रूरत है। इसीलिए इस प्रकार में हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो सही व्याख्या नहीं कर रही है, तो फिर असत्य है। सबसे पहले तो यही असत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए दर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम विकास का एक प्रारंभिक बिंदु है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो विकास है वो पहला टॉपिक है मेरा किसका, बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, और जब भी मैं मनोविज्ञान की बात करूंगा तो वो मेरे दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है, तो ये कह सकता हूँ कि उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो मेरा बाल मनोविज्ञान जो है वो है। दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है जो विद्यालयी शिक्षा के लिए एक संपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल, अगर आज मैं बाल विकास पढ़ता हूँ ना तो याद रखना वो कहीं ना कहीं मैंने डिफाइन किया है बाल मनोविज्ञान से। बाल मनोविज्ञान खुद कहाँ से डिफाइन हो गया, दर्शन शास्त्र से। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है कि ये दोनों सत्य है, और आर जो है वो असर्शन, यानी कि रीजनिंग जो है वो असर्शन का एकदम सही से क्या करता है, व्याख्या को करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य को करता है, ये सवाल है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमारे कोहलबर्ग का मतलब 3 चरण है, 3 चरण में अलग अलग फिर क्या है 6, उसके अंदर हर एक 2-2 करके स्टेजेस हैं। ठीक है, तो पहला चरण क्या है, पूर्व परंपरागत, दूसरा है मेरा परंपरागत और तीसरा है मेरा पश्च परंपरागत। तो हमें ये जानना है ना कि सर ये मतलब अब कौन सा ऐसा चरण है जिसमें व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार। आपको याद होगा एक स्टेज आता है जहाँ पर वो हर एक चीज़ को गुड गर्ल या गुड बॉय, मतलब उसको ना ये चाहिए होता है कि मैं इसको करूँगा तब मुझे मेरे पिताजी जो है वो गुड गर्ल बोलेंगे, गुड बॉय बोलेंगे, या सामने वाला मुझे तभी अच्छा मानेगा। तब वो क्या कर रहा है, केवल और केवल अपने व्यवहार से सामने वालों को ध्यान कर रहा है कि सामने वाला क्या चाहता है, और वो चीज़ आता है मेरा सेकंड वाला। वो चीज़ कौन सा आता है, मेरा सेकंड वाला। क्योंकि पहले वाले में तो डर से काम कर रहा था कि मतलब मुझे मारेंगे इसलिए मैं काम करूंगा। थर्ड वाले में वो स्वयं का सोच या फिर जैसा वो समाज से सीखा सभी को मिलाकर जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो थर्ड चीज आता है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं क्या बोलूँगा, परंपरागत चरण में। निम्न में से कौन सा इनहेरिटेबल क्षति है, आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं में उनके बेटों में हस्तांतरित होती है। मतलब ये केवल और केवल एक ऐसा डिजीज होना चाहिए जो जनरली मेल टू मेल ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ भी बेटों में हस्तांतरित होगा।
ऑप्शन है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग क्या होता है? पार्किंसन रोग पहले बात तो क्या है ना कि ये एक इनहेरिटेबल नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर एक वंश दर वंश ही आगे बढ़ेगी। ये असल में एक मानसिक बीमारी होती है। मानसिक बीमारी नहीं होती है, एक प्रकार की जैसे सेरेब्रल प्लेसी होती है वैसी पार्किंसन होता है, जहाँ पर जनरली जो जो उनका माइंड है ना वो स्लो हो जाता है, हर एक काम को बहुत स्लो, एकदम धीरे तरीके से चलना, धीरे तरीके से हाथ को उठाना, ये पार्किंसन डिजीज़ का लक्षण है। थैलीसीमिया, थैलीसीमिया आपको पता होगा खून हेमोग्लोबिन की कमी के हेमोग्लोबिन में जो खून या हेमोग्लोबिन की कमी होती है वो थैलीसीमिया होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, हाँ ये खून की बीमारी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये इनहेरिटेबल है, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में जाएगी। सिकल सेल एनीमिया, आपको पता होगा कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो जो है राउंड शेप के हो जाते हैं। आपने ये 7th 8th के विज्ञान वगैरह में या फिर एनवायरनमेंट की बुक्स जो हायर क्लास की आती है उसमें आपने पढ़ा होगा। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया वही बीमारी है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर ये मेल टू मेल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, खून से रिलेटेड संबंधित है। यहाँ पर ना ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। क्लॉटिंग कहने का मतलब क्या होता है? जो खून का जो थक्का है ना वो जम नहीं पाता है, इसीलिए उसको हीमोफीलिया बोला जाता है। और इस प्रकार की डिजीज़ का आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है, एनवायरनमेंट में एक चैप्टर होता है डिजीज़, और जब डिजीज़ में आप ब्लड में जाएंगे ना तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और डिजीज़ के बारे में दोनों में पढ़ेंगे, तो ये चारों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है आपको उसको डिटेल में पढ़ना है। शिशु का सामवेगिक क्रियाएं निर्धारित होती है उसके स्वप्रत्यय प्रकार द्वारा, अपने वातावरण में लोगों के अनुकरण से वो जो सीखता है उसके द्वारा, और उसके वातावरण में उपस्थित भग्नाशा के द्वारा, भग्नाशा यानी कि फ्रस्ट्रेशन के द्वारा, माता पिता द्वारा दिए जाने वाले उपचार के द्वारा। देखो स्व प्रत्यय कर क्या होता है कि मतलब वो स्वयं से सब चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो भी अवधारणा बनी है वो उसके हिसाब से उसकी सामूहिक क्रिया बन रही है। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि शिशु की बात कर रही है, बच्चे की, ऐसे कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रही है जो अमूर्त चिंतन कर रहा हो, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। अपने वातावरण के लोगों के अनुकरण से वह जो सीखता है उसके द्वारा, बिल्कुल एनवायरनमेंट एक पॉजिटिव शब्द है, अनुकरण भी क्या है? एक तो पॉजिटिव शब्द है, और सीखता है। तो मतलब ये मेरे को समझ में आया कि सेकंड वाला ऑप्शन जो है अभी मुझे बेटर लग रहा है, तो मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे। उसके वातावरण में उपस्थित भग्नाशा के द्वारा, फ्रस्ट्रेशन मैंने अलग से बोला क्यों किया? क्योंकि नेगेटिव वर्ड है सीडीपी के हिसाब से। माता पिता के द्वारा दिए जाने वाले उपचार के द्वारा, केवल पेरेंट से हो रहा है ऐसा तो नहीं है, मतलब वो उन्हीं से क्रियाएं सीख रहा है ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर? गलत कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखो यार, सुरक्षा, सम्मान, आत्म साक्षात्कार, ये सब तो बहुत लेट की प्रक्रिया है, बहुत ही लेट की प्रक्रिया। सेकंड अगर मतलब इनको तो मैं लास्ट में ही रखूंगा, तो जहाँ जहाँ ऑप्शन ए बी सी स्टार्टिंग में होगा ना उसको तो मैं काट ही दूंगा। उन ऑप्शंस को मैं क्या कर रहा हूँ? सीधे सीधा काट दे रहा हूँ। अब मेरे को ये जानना है कि इन दोनों में क्या हो सकता है। प्रेम और अपनापन और दैहिक आवश्यकता, इन दोनों में पहले क्या आएगा? अरे बहुत सिंपल है भाई, तुम 2 दिन खाना नहीं खाओगे, तुमको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन तुमसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुमको पहले क्या लगेगा कि पहले मैं खाना खाता हूँ, और खाना खाने के बाद देखूंगा कि कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मुझसे अपना मन करता है। ये तब की बात करो जब आप 3 दिन आप खाना नहीं खाओगे, तब की बात कर रहा हूँ। पेट भरा है तब की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो मेरी दैहिक आवश्यकताएँ हैं, यानी कि भूख, मेरा प्यास और नींद। 2 दिन सो मत, उसके बाद तीसरा दिन आपसे कौन बात करना चाह रहा है नहीं करना चाह रहा है आपसे कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ मेरा दैहिक आवश्यकता सबसे पहले होगा वहीं पर मेरा ऑप्शन नंबर आ जाएगा। समझ में आया क्या? और यहाँ पर क्या है ना कि ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना ये सब बाद में आएगा, सभी चीज़ें बाद में आएगा कि मतलब मेरे को लोग क्या कर रहे हैं, लोग मेरे को प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सभी चीज़ें बाद में आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए से आप पूरा का पूरा मैस्लो का जो चार्ट है ना उसका पूरा समझ जाएंगे कि कैसे मैस्लो ने हमें बताया था कि कैसे अलग अलग चरण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि सबसे पहले कौन सा है मेरा दैहिक आवश्यकता, उसके बाद सुरक्षा, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। जहाँ ये पता चल गया कि हाँ मेरी जो दैहिक आवश्यकताएं पूरी हो रही है, फिर आप चाहेंगे कि मेरा घर हो जाए, मेरा गाड़ी हो जाए, या फिर मेरे पास एक बैंक बैलेंस हो जाए। उसके बाद फिर आपके पास पता चलेगा कि मुझे ऐसे कोई लोग चाहिए जो, जैसे कि आप ब्याह के बारे में सोचते हैं, शादी के बारे में तभी सोच पाएंगे जब नौकरी लगेगा, उसके पहले शादी के बारे में कहाँ सोच पाएंगे। तो ये उसी की बात कर रहा है। और फिर ये जो उसके बाद की बात है ना कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सम्मान की आवश्यकता, ये सब तो सबसे ऊपर में आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पर लोग के बौद्ध बन जाते हैं, ठीक है। तंत्रिका परिपक्वता का सही क्रम निर्धारित कीजिए। देखिए ये बोल रहा है कि न्यूट्रल मैचुरेशन का जो सीक्वेंस है उसको अगर नहीं भी समझ में आता ना, अगर थोड़ा भी आपने सीडीपी पढ़ा होगा तो क्वेश्चन जो है वो क्रैक हो जाता मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो यार सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर ये ऑप्शंस मुझे पता चल गया कि लास्ट में सबसे जटिल मोटर योजना बनाना ही है। अब मुझे देखना था कि इसके ऊपर क्या क्या आ सकता था, ठीक है। देखो जटिल मोटर योजना बनाना, असल में ये ना इसको डायरेक्ट क्या कर दिया है वो ट्रांसलेट कर दिया, गूगल ट्रांसलेट कर दिया। थोड़ा सा दिक्कत होता है गूगल ट्रांसलेट करने से ना, हमें वो एक्चुअल में शब्द नहीं मिल पाते जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। कॉम्प्लेक्स मोटर प्लानिंग कहने का मतलब है कि जो भी बच्चों के में गत्यात्मक होगा,
गत्यात्मक, ठीक है, जो भी गत्यात्मक कौशल होगा, गत्यात्मक तरीके से जो निर्धारित होगी उसकी बात कर रहा है। गत्यात्मक जो भी चीज़ होगा, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिख दिया है कि वो जटिल की बात कर रहा है, तो जटिल गत्यात्मक योजना जो है वो तभी बन सकता है जब उसके पहले सारी क्रियाएं जो है, यानी कि उसके जितने संवेग है, जितने प्रकार की क्या बोलते हैं जो ये अगर स्थूल है, तो मैं चाहूँगा ना कि जो मेरे सूक्ष्म है, सूक्ष्म गत्यात्मक वाला, वो भी मेरा क्या हो चुका रहे, पूरा एक्टिव हो चुका रहे। और जब तक मेरा क्या होगा, सूक्ष्म नहीं होगा, स्थूल भी अच्छे से नहीं होगा। तो जटिल मोटर वाला ये समझ में आ गया कि ये लास्ट में आएगा, तो इसीलिए, और ऑप्शंस भी सब में वही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर से अब मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि उसके पहले क्या क्या आ सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया है स्पाइनल पाथवे। अगर आप लोगों को पता होगा, स्पाइनल ग्रंथि जो है हमारे, जब भी मानव शरीर का जब भी विकास होता है, जब भी मतलब ये 9 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, एम्ब्रियो जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि जो युग्मनज और जो भ्रूण अवस्था है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि सबसे पहले जो मेरा डेवलपमेंट होता है ना, वो स्पाइनल का ही होता है। तो अगर ये चीज़ अगर आपने शारीरिक विकास में पढ़ा होगा, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो स्पाइनल वाला होगा, और जैसे ही स्पाइनल वाला दिखा मुझे कि ऑप्शन नंबर के, अब ये भी सब में देखने को मिल गया, ठीक है। जैसे ही स्पाइनल का डेवलपमेंट होगा, स्पाइनल के डेवलपमेंट के बाद मैं क्या देखूंगा कि मेरा अगला कौन सा आ रहा है, ठीक है। अगला कौन सा आ जाएगा, अगला आ जाएगा मेरा, देखो, प्रारंभिक प्रतिवर्तों का समाप्त होना, यानी कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इन्हिबिशन। देखोगे ना कि बच्चे ना जनरली जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने आप कभी भी हंसने लगते हैं, अपने आप रोने लगते हैं, अपने आप हाथ को हिलाने लगते हैं, धीरे धीरे वो खत्म होता है। तो ये प्रारंभिक प्रतिवर्त है जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त होने लगेगा। तो KLMNO। अब उसके बाद आंगों का स्वैच्छिक गतिविधि, फिर दोनों हाथ का समन्वय, और लास्ट में मैं क्या देखूंगा, जटिल मोटर योजना, ठीक है। अगर थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स की बात करूँ ना, तो ये दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट होता आपको, हाँ। लेकिन अगर आप एक प्रकार से शारीरिक विकास को थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि पहले मेरा जो मेरा रिफ्लेक्सेस है पहले वो समाप्त होता है, उसके बाद फिर उंगलियों के, फिर अंगों का धीरे धीरे जो हाथ का जो मुड़ने का जो सीक्वेंस है वो चालू होता है, ठीक है। बच्चों के लिए शर्ट के बटन स्वयं लगाने हेतु किन संयुक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती है। देखो, अगर बच्चे जो है वो शर्ट के बटन स्वयं से लगाना चाह रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए उनके फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स कहने का मतलब क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल तो मुझे चाहिए, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, यहाँ पे नेगलेक्ट कर दूंगा, बाकी सभी ऑप्शंस में है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हट गया। हाथ आँख का समन्वय, बिल्कुल, अगर मुझे बटन को लगाना है तो बच्चा, हम तो बिना अभी हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम कर सकते हैं, बट क्या बच्चा वैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर जे का होना भी जरूरी है। तो मतलब ऑप्शन नंबर जे और के भी होना जरूरी है। उसके बाद स्थानिक जागरूकता, इसको बोलते हैं स्पेचियल, है ना। स्पेशल अवेयरनेस क्या होता है कि मतलब बच्चे को ना एक्चुअल में स्पेस पता होना चाहिए। स्पेस मतलब स्पेस कहने का मतलब क्या है कि उसे वो स्थान पता होना चाहिए जहाँ पर उसकी जो चीज़ें हैं वो लाई करने वाली है। और लास्ट है सहन शक्ति। सहन शक्ति बच्चों को नहीं चाहिए, सहन शक्ति तो हमें चाहिए। मतलब सहन शक्ति बच्चों के लिए हाँ एक हो सकता है, असल में सहन शक्ति सही शब्द नहीं है, यहाँ पर एंडुरेंस दिया हुआ था। सहन शक्ति, एंडुरेंस कहने का मतलब क्या है कि बच्चे को एक प्रकार से बहुत निश्चित क्षमता चाहिए, तो ऐसा नहीं है, बहुत निश्चित क्षमता नहीं चाहिए। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका जो सूक्ष्म मोटर दक्षता है अगर वो सही से है तो वो अच्छे से बटन को लगा लेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया।